आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जो कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है, इसके पहले अध्याय के प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं। चलिए, पहला अध्याय है भारतीय संविधान। चलिए इसके प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है, चाहे उसकी जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। संविधान लोकतंत्र को सही तरीके से चलने में मदद करता है ना? क्योंकि यह क्या करता है? संविधान देश के लिए नियम और दिशा तय करता है, उस देश के आदर्शों और मूल्यों को प्रस्तुत करता है और संविधान के द्वारा देशों में शासन किया जाता है। इन सभी वाक्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान को देश को संविधान की जरूरत पड़ती है। अगर आप चाहें तो ये सभी पॉइंट भी लिख सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जैसे यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और बहुसंख्यकों के अत्याचार को रोकता है। नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए सुरक्षा देता है। और छठा पॉइंट लिख सकते हैं कि नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 में का नेपाल का संविधान और दूसरा कॉलम नेपाल का ताजा अंतरिम संविधान से लिया गया है। चलिए पहले कॉलम को देख लेते हैं। है ना? इसमें कॉलम में लिखा गया अनुच्छेद 35 जो कार्यकारी शक्तियां थी, नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियां महामहिम नरेश एवं मंत्री परिषद में निहित होगी। ये 1970 का है। और वहीं 2015 का संविधान क्या कह रहा है कि कार्यकारी शक्तियां, नेपाल की कार्यकारी शक्तियां संविधान और कानून के अनुसार मंत्री परिषद में निहित होगी। है ना? तो इसमें इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्तियों के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है कि नेपाल में नए संविधान की जरूरत है और क्यों? तो देखिए उसका उत्तर लिखेंगे कि 1990 के संविधान में कार्यकारी शक्तियां राजा और मंत्री परिषद में बांटी गई थी, जबकि 2015 के संविधान में कार्यकारी शक्तियां सिर्फ मंत्री परिषद में रह गई है ना? इस बदलाव से साफ है कि नेपाल अब लोकतांत्रिक देश बन चुका है और इसके लिए संविधान की जरूरत नए संविधान की जरूरत थी, ताकि देश के नागरिकों का हित में हो संविधान। तीसरा प्रश्न है कि अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों पर अंकुश ना होता तो क्या होता? है ना? अगर जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि जनता चुनती है और सरकार बनाती है, वो सब अगर उस पर अंकुश ना हो तो क्या होगा? चलिए इसका उत्तर लिखते हैं हम लोग कि लोकतंत्र में लोग अपने नेताओं को चुनते हैं, है ना? ताकि वो उनके लिए सही निर्णय लें। लेकिन अगर इन नेताओं की शक्ति पर कोई नियंत्रण ना हो तो वे अपनी इच्छा अनुसार सत्ता का दुरुपयोग करने लगेंगे, है ना? यानी कि नेता जो है अपने अनुसार जो उनका मर्जी होगा वही फैसला सुनाएंगे और वैसा ही काम करने लगेंगे। इसका परिणाम यह हो सकता है कि समाज में अन्याय बढ़ेगा और लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। इसीलिए यह जरूरी है कि नेताओं की शक्ति पर अंकुश रखा जाए, ताकि वे अपने अधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है? चलिए चौथा प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको अगले चैप्टर के वीडियो अगर डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यक के विचारों का सम्मान क्यों महत्वपूर्ण है? एक एक कारण बताइए। चलिए, तो क नंबर सवाल है कि एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं जिसमें 20 पुरुष हैं। बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या है तो समझिए इसको। अल्पसंख्यक कहते हैं ऐसा समुदाय जिसकी संख्या क्या होती है? कम होती है। जैसे इस प्रश्न में है कि 30 शिक्षक में 20 पुरुष हैं। अब 30 शिक्षक है कुल, उसमें 20 पुरुष है, तो इसमें अल्पसंख्यक का हुआ महिला हुई। जो महिला शिक्षक है उसकी संख्या 10 है और पुरुष शिक्षक की संख्या कितना है? 20। तो महिला शिक्षक है वो हो गई अल्पसंख्यक। और आपका जो है ना, जैसे 20 पुरुष शिक्षक हैं, इसको हम लोग बहुसंख्यक कहेंगे। चलिए, तो यहाँ अल्पसंख्यक महिला शिक्षक हुई। तो महिला शिक्षक के विचारों का सम्मान करना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने कार्य में पूरी तरह से भाग ले सके और उनकी आवाज को अनदेखा ना किया जाए। दूसरा सवाल है, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, है ना? सिर्फ 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं तो वो अल्पसंख्यक हुए, है ना?
तो इसमें क्या है कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के विचारों का सम्मान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी को अपने धर्म को चुनने का अधिकार है और यह समाज के धार्मिक विविधता को बढ़ावा देता है। 2 नंबर सवाल है कि एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी है। तो देखिए, यहाँ 80% कर्मचारी क्या है, शाकाहारी है। इसका मतलब वो सब क्या हुए, बहुसंख्यक हुए। तो यहाँ अल्पसंख्यक क्या हुआ, तो यहाँ अल्पसंख्यक हो गया आपका मांसाहारी, जो साग सब्जी नहीं खाते हैं, तो है ना। तो मांसाहारी कर्मचारियों के विचारों का सम्मान इसलिए जरूरी है ताकि वे अपने पसंद के भोजन को स्वतंत्रता से चुन सके, जिससे कार्यस्थल पर सहिष्णुता बनी रहे, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थियों संपन्न परिवारों से हैं। तो 50 विद्यार्थियों की कक्षा में है, 40 विद्यार्थी संपन्न परिवार से आते हैं, यानी कि 10 विद्यार्थी क्या है, गरीब परिवार से है। तो 10 विद्यार्थी क्या हो गए, अल्पसंख्यक हुए, है ना। तो वही उत्तर लिखा गया है कि अल्पसंख्यक यहाँ हुए गरीब परिवारों से संबंधित व्यक्ति। देखिए, गरीब परिवार से आए व्यक्तियों के विचारों का सम्मान करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी का सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो समय समय पर मिलता रहे। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान की कुछ आयामों की सूची दी गई है, उसमें है ना, तो 2 वाक्य लिखना है और अपना राय को देना। तो संघवाद, है ना। तो संघवाद का क्या मतलब होता है, यह एक राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करता है जिससे विभिन्न राज्यों और केंद्रों के बीच संतुलन बना रहता है। इसी को हम लोग संघवाद कहते हैं। शक्तियों का बंटवारा, है ना। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, आप लोगों को पता होगा, है ना। इसके बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। मौलिक अधिकार के बारे में चलिए देखिए। तो मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए दिए गए हैं। इसके बाद आपका है संसदीय शासन पद्धति, है ना। तो राज्य चलाने के लिए प्रतिनिधियों को चुनने में जनता प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर कि उन भारतीय राज्यों का नाम लिखिए जिनकी सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती है। जैसे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का लिखेंगे हम लोग असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। वहीं भूटान का लगेगा आपका पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ सीमा लगता है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यहाँ आपका सारा प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर